Hey everyone, in this video we will learn about the power of judicial review of American political system. The same power has in Indian political system. As we all know that our Supreme Court has power to judicial review. So American Supreme Court is the creator of this power. American Supreme Court means this power was first time accessed by American Supreme Court in 1803 in Marbury versus Madison case. It can be Marbury or Marbury, whatever. Marbury versus Madison case. So this was the first time when Supreme Court asserted its authority to strike down a law as unconstitutional. Okay. As of 2014, the Supreme Court has held 176 acts of the Congress as unconstitutional. ठीक है, 1803 में फर्स्ट टाइम मलबरी वर्सेस मेडिसन केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। 2014 तक अगर हम देखें, ठीक है, तो हम बोलेंगे, हमें ये पता चलता है कि 176 एक्ट्स, कांग्रेस के 176 एक्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या है जुडिशियल रिव्यू का? तो ये है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज़ करती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो लॉज को एग्जामाइन करती है, लॉज को जांचती है। ठीक है, कि जो लॉज पास किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है, या फिर जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं फेडरल के द्वारा, फेडरल या स्टेट एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो लॉज कांग्रेस और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए हैं या जो ऑर्डर्स फेडरल या स्टेट एग्जीक्यूटिव के द्वारा दिए गए हैं, इशू किए गए हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, तो वो लॉ दोबारा पास नहीं होगा, मतलब ये है इसका। तो हमने मीनिंग समझ लिया, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जामाइन करती है कि जो लॉ पास किए गए हैं, जो ऑर्डर इशू किए गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं है, तो फिर वो उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, अब हम इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू का। इसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, मतलब हम इसे क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे। तो क्रिटिकली अगर हम किसी चीज़ को एग्जामाइन कर रहे हैं, तो हम उसमें उसका क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे। ठीक है, हम उसमें उसका क्रिटिसिज्म लिखेंगे, सिज्म लिखेंगे किसी चीज़ का, उसमें हम उसकी नीड लिखेंगे और हम उसकी इम्पोर्टेंस लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम नीड देख लेते हैं कि भाई जुडिशियल रिव्यू की नीड है क्या। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है ना ये, ताकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जा सके। सेकंड है फॉर इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मेन काम भी होता है ना, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, हमें समझाए कि जो अगर आर्टिकल में ये लिखा है तो ये क्या कहना चाह रहा है, वो वाली चीज़। और थर्ड हम बोलेंगे बैलेंस मेंटेन करने के लिए सेंटर एंड स्टेट में। ठीक है, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट प्रोटेक्टेड रहे, सेंटर या स्टेट में से कोई भी उनके राइट्स का उल्लंघन ना करे। तो इसलिए सेंटर और स्टेट में बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, और इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करता है। और फोर्थ पॉइंट है चेक करता है कि कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा अपनी पावर का, क्या एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, क्या लेजिस्लेचर अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। तो इससे मिसयूज़ ऑफ पावर को भी क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ये क्या करता है, जो गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में भी बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये इसकी नीड है जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है, कि अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस और नीड बोथ आर अ बिट सिमिलर वी कैन से। ठीक है, तो पहला यही होगा कि मिसयूज चेक करता है पावर्स की, कि जो पावर्स हैं जिनके हाथ में, वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम रहे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को भी प्रोटेक्ट करता है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये नहीं होगा,
देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायनामिज्म कहाँ से आएगा? हमारे मतलब सॉरी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रोथ कैसे होगी? कैसे हम उसमें से लॉज़ को चेंज करेंगे या लॉज़ को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट है। जो फेडरल सिस्टम है, उसकी प्रोटेक्शन में भी इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम, ठीक है? कैसे? एक तो सेपरेशन ऑफ पावर्स रखता है, ठीक? स्टेट और सेंटर में सेपरेट रखता है पावर्स को। कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा तो अमेरिका का, तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट का अपना और सेंटर का अपना, ठीक है? तो ये क्या करता है, स्टेट और सेंटर में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करता है, ठीक है? अगर सेंटर अनड्यू इंटरफेरेंस करती है, अननेसेसरी इंटरफेरेंस करती है स्टेट में, तो वो उसे रोकता है। अगर स्टेट अनड्यू डिफरेंस करती है, इंटरफेरेंस करती है सेंटर में, तो वो उसे रोकता है, ठीक है? ये हो गया कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव में बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है? और ये हमारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। कोई भी जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स हैं दिए हुए सिटीजन्स को, काफ़ी अच्छे और यूज़फुल राइट्स हैं, ठीक है? तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है कि अगर कोई बॉडी उनके राइट्स के अगेंस्ट लॉ बनाए, तो वो उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। तो राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, पूरी तरह से वही सेम इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि कोई उन्हें उसको कॉन्स्टिट्यूशन को गलत वे में ना ले ले, कोई उसका मिसयूज़ ना कर ले, ठीक है? इसलिए वो उसे क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर से सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, ठीक है? तो दीज वर नीड्स, दीज आर इम्पोर्टेंस, बोथ आर अ बिट सिमिलर वी कैन से, ठीक है? अब हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि खामियां क्या है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है? तो पहली खामी तो यही है कि जो ये पावर है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? ये जो पावर है, ये खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या मतलब कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, ठीक है? लिखी नहीं गई है ये, बट जब इसकी नीड फील हुई तो इसे इंटरप्रेट कर लिया गया और हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। अदरवाइज़ ये हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई थी, ठीक है? अब ऐसा बोला गया है कि ये अगेंस्ट है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के। कैसे? कि अब जो हमारे लेजिस्लेटर होते हैं, उन्हें हमने खुद चुना होता है, ठीक है? जो हमारे एमएलए वगैरह होते हैं, उन्हें हमने चुना होता है, ठीक है? और जजेस को तो हम नहीं चुनते ना। तो जो जिन लोगों को हमने चुना है, उनके वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं और उनको उनके कानून को ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है? तो ऐसा बोला गया है कि ये अगेंस्ट है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के, क्योंकि ये उन लोगों के कानून को गलत ठहरा देता है जो हमने चुने हैं, ठीक है? इसलिए थर्ड है कि ये जो प्रेस्टाइज है कांग्रेस का या स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको कम कर देता है, ठीक है? अब कैसे कम करता है कि भई वो इतने उससे लॉज़ बना रहे हैं, ठीक है? काफ़ी रिस्पेक्ट भी दी जाती है उन्हें, एमएलएज़ वगैरह को या फिर एमपीज़ वगैरह को, है ना? तो फिर वो लॉ बना रहे हैं और जो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट है, वो उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है? तो उनके प्रेस्टाइज को ये कम करता है, ऐसा बोला जाता है, ये इसका क्रिटिसिज़्म है। फोर्थ है, जो ये कांग्रेस है और स्टेट लेजिस्लेचर है, उनको इर्रेस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है? अब इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे बनाएगा भई? बल्कि हमें तो बोलना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल बनाता है। पर ये इर्रेस्पॉन्सिबल बनाता है कैसे? कि जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, एमएलएज़ बैठे हैं या एमपीज़ बैठे हैं, सॉरी यहाँ पे एमपीज़ नहीं होगा। जो कांग्रेस के मेंबर्स बैठे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सीनेट के मेंबर्स, ठीक है? वो दे ऑलरेडी नो, ठीक है? कि उनके अगर जस्ट लॉज़ भी होंगे, जो उन लोगों की भलाई के लिए बनाए होंगे, ठीक है? वो भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकते हैं, ठीक है? जैसे मानो लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया लोगों की भलाई के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट पावर दैट दे कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड, ठीक है? तो इस वजह से जो लेजिस्लेचर होता है या कांग्रेस होती है, वो इर्रेस्पॉन्सिबल बनती है। उन्हें लगता है कि हमारे लॉज नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकते हैं, इवन इफ हम लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो ये है, ठीक है? और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अ डिलेइंग प्रोसेस। क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, जुडिशरी को कोई चीज़ मतलब कोई लॉ पे जांच पड़ताल करनी होती है, ठीक है? उन्हें ये देखना होता है कि वेदर दिस लॉ इज़ इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है? तो बट जब वो ये करती है, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? इन एग्जामिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है? तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि कभी-कभी कुछ ऐसे लॉ होते हैं जिन्हें जल्दी इम्प्लीमेंट करना था, बट इस एग्जामिनेशन की वजह से दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं।
ये वाली चीज़ है, ठीक है। 6th पॉइंट है रिएक्शनरी। अब रिएक्शनरी का मतलब क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखते हैं कि जो हमारे जजेस होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी काफ़ी तो मतलब वो ओल्ड लोग होते हैं। यंगस्टर्स बहुत कम जजेस होते हैं, बहुत रेयर, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो रिफॉर्म्स लाने के इतने फेवर में नहीं होते, ना ही पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ना ही सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि जो उनकी थिंकिंग होती है वो दैट इज़ अ बिट कंजर्वेटिव, ठीक है। उनके व्यूज़ कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये एक हिंड्रेंस बन जाता है कि एक रुकावट, एक ऑब्स्टेकल, अगर हम कोई प्रोग्रेसिव लॉ लाना चाहें, ठीक है, तो वो ऐसे लॉ को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कोई प्रोग्रेसिव लॉ हो या फिर कोई ऐसा लॉ हो जो रिलेटेड है किसी सोसाइटल रिफॉर्म से, ठीक है। जैसे अब लिविंग रिलेशनशिप, वैसे इन अमेरिका दिस इज़ टू कॉमन, बट अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो देयर विल बी ऑब्वियसली ये अब लीगल है, बट देयर विल बी जजेस हु वर अपोजिंग इट, देयर माइट बी, ओके। तो ये चीज़ क्या है, उनके लिए अब नॉर्मल है। तो ऐसे लॉज को क्या करते हैं, समटाइम्स रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 7 है, अगर जो जुडिशरी है वो ऐसे ही हर लॉ को रिजेक्ट करती जाएगी, तो वहाँ यहाँ पॉसिबिलिटी है कि जो सुपरमेसी हो जाए या डिक्टेटरशिप हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की हो जाए, क्योंकि क्या है, उनके पास पावर है हर लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की। तो ऐसा ना हो कि कभी उनकी डिक्टेटरशिप ही हो जाए, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ये एक मैन की डिक्टेटरशिप को दर्शाता है। अब ये कैसे है भाई, एक मैन की, हु इज़ दैट वन मैन। अब क्या होता है, अगर किसी केस पे फैसला लेना होता है कि वेदर दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, तो 5 जजेस बिठाए जाते हैं इन फेवर ऑफ दैट केस और दैट लॉ, ठीक है, और 4 जजेस बिठाए जाते हैं अगेंस्ट दैट लॉ और एनी बिल। तो अब क्या है कि मान लो इसके 4 जजेस हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इन जो यहाँ के 4 जजेस हैं वो बोल रहे हैं हम तो फेवर में हैं, यहाँ के 4 जजेस बोल रहे हैं हम तो अगेंस्ट में हैं। तो बचा कौन, जो वो एक जज, ठीक है, वो एक जज बच गया, तो उसी के हाथ में सब कुछ है भाई। अगर वो इसको इसको फेवर में चल जाएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा, अगर वो अगेंस्ट में चल जाएगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये बात है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कभी-कभी क्या होता है, जुडिशरी है उसका काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ करे या पॉलिटिकल मुद्दों में फँसे, ठीक है? और ना ही उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम दिया गया है कि वो जुडिशियल रिव्यू का काम करे, ठीक है? उनका काम, मेन फंक्शन तो यही है कि वो जस्टिस दे, ठीक है? पर वो क्या करते हैं कि वो लीगल लॉज़ को या फिर लॉज़ की लीगैलिटी को अम, वो एग्ज़ामाइन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो पॉलिटिकल मुद्दों में फँस जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो जुडिशरी है, वो एक प्लेस बन जाता है और वो एक सब्जेक्ट बन जाता है किसका, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ का, ठीक है? फिर देखते हैं क्या होता है कि कभी-कभार जो गुड लॉज़ होते हैं ना, जो अच्छे लॉज़ होते हैं, जो आने चाहिए, वो भी नल एंड वॉइड हो जाते हैं, वो भी इलीगल डिक्लेयर हो जाते हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या करता है, जो जज होता है वो अपने पर्सनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसीजन सुना देते हैं, ठीक है? तो अगर अच्छे लॉज़ हैं जो आने चाहिए, वो भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये था हमारा क्रिटिसिज्म, नीड एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है? अब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि हम इस पावर को ख़त्म कर देंगे। अगर हम इस पावर को ख़त्म कर देंगे तो हमारा एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर क्या है, डेस्पॉट भी बन सकता है, ठीक है? हमें इसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इसे टाइम के अकॉर्डिंग we need to give it a change, ठीक है, according to circumstances. So this was all about this video. I hope you like it, you understood it. Thank you very much.